हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज फिर आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन का सीरीज ला दिया हूँ। ठीक, तो ये जीके जीएस का 100 क्वेश्चन जो कि क्यूज वीडियो होने वाली है। आप लोगों को क्या करना होता है कि पहले आंसर करना होता है। ठीक, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बिहार में जो एग्जाम हो चुके हैं, प्रीवियस जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सारी एग्जामों से मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन को कलेक्ट करता हूँ और आप लोग के लिए लाता हूँ। ठीक, तो अगर आप क्या कर रहे हैं कि बिहार के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों ने तो जीके जीएस का प्रिपरेशन कर ही रहा होगा, तो आप लोग जो भी नोट्स बनाए होंगे उसका रिवीजन कर रहे होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि आप लोगों ने 100 में से कितना सही आंसर कर रहे हैं। ठीक, अगर आप लोगों ने 70+ सही आंसर कर देते हैं तो आपका जो जीके जीएस का लेवल है ना बढ़िया है, मतलब कि आप एग्जाम में जाएंगे और अच्छा स्कोर करके आ जाएंगे। ठीक, तो आप लोग को इस वीडियो से ये भी फायदा होने वाला है। अगर आप रोज मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से ही आप एग्जाम में क्या करेंगे कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए आजकल कोई भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का वेटेज आपको पता ही होगा कि कितना रह रहा है। यानी कि जिसका प्रीवियस ईयर पर पकड़ है, प्रीवियस ईयर पर जिसका भी पकड़ है, वो कोई भी एग्जाम जो जिस भी फील्ड में, मतलब कि जैसे कि एसएससी, रेलवे और बिहार पीसीएस, जो भी एग्जाम है, जो तो सबका एक क्राइटेरिया है। तो उस एग्जाम्स का सभी प्रीवियस ईयर अगर कर लेता है, अगर अच्छा पकड़ बना लेता है, तो क्या करेगा कि कोई भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए यही करता हूँ कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को देखकर उन सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करता हूँ और आप लोग के लिए लाता हूँ। तो हर रोज अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखिए 10 दिन में आप लोग 1000 क्वेश्चन, वही एक महीना, यानी कि मेरा वीडियो जो रहता है ना हर दिन आता है। ठीक, और मैं लाता रहूंगा जब तक आप लोग क्या करोगे कि बोल नहीं देते कि अब रहने दो। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और हमारी मोटिवेशन बढ़ाए, तो आप लोग के लिए मैं और अच्छा चीजें करूँ। ठीक, क्योंकि मेरे अंदर तो जुनून बहुत ज्यादा है। लेकिन देखो भाई, मोटिवेशन डाउन कहाँ पर होता है? मेहनत करो, वीडियो पोस्ट करो और देखो लाइक नहीं कोई करता, सब्सक्राइब नहीं करता, तो वहीं पे थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है यार। यहाँ पर तो पैसा वैसा अभी तो मिल नहीं रहा, मेरा सीधा सा फंडा है, अभी पैसा वैसा कुछ मिल नहीं रहा। तो बस मोटिवेशन कहाँ से आता है? थोड़ा सा लाइक आ जाता है, सब्सक्राइब आ जाता है, तो मोटिवेशन एकदम हाई रहता है। मतलब लगता है कि एकदम फाड़ देंगे आगे, अगला बार मैं ऐसा वीडियो लाऊंगा, ऐसा वीडियो लाऊंगा, मतलब ऐसा सीन रहता है। तो जो वीडियो जो यूट्यूब पर काम कर रहा होता है उसी को पता होता है कि लाइक सब्सक्राइब का कितना महत्व है। ठीक, तो चलिए ज्यादा आज बात हो गया, तो ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न काफी इजी है, आप सब लोग कर दोगे इसको। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताना है बिहार में। ये देखिए, ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट होता है, इतना बार रिपीट होता है, मतलब कि आप बिहार के कोई एग्जाम देने जाओ और ये क्वेश्चन ना पूछे, मतलब कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी सभी को पता होगा कि कुंवर सिंह। ठीक, वीर कुंवर सिंह कहाँ का ये थे? तो जगदीशपुर। ठीक, जगदीशपुर जो शाहाबाद पहले जिला पड़ता था, अभी भोजपुर है, वहां का ये वीर कुंवर सिंह है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 1937 के चुनाव के बाद बिहार में पहली कांग्रेस सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? बताना है कि 1937 का जो चुनाव हुआ था, चुनाव बोल रहा है कि 1937 के चुनाव के बाद, ठीक, 1937 के चुनाव के बाद बिहार में पहली कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए है कृष्णा सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्णा सिंह। ठीक, 1937 के चुनाव के बाद बिहार में पहली कांग्रेस का सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो श्री कृष्णा सिंह का। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग, आई होप कि आप लोग इसका आंसर भी कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजन अंजन बांध बिहार के किस जिला में स्थित है? अंजन बांध बताना है कि बिहार के किस जिला में स्थित है। तो ये जो अंजन बांध है ये बांका जिला, ठीक, बिहार के बांका जिला में है। अंजन बांध कहाँ पर है? तो बिहार के बांका जिला में। अंजन बांध बिहार के बांका जिला में है। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और कम समय में हम लोग कर लेंगे। ठीक, बिहार की एकमात्र रामसर साइट, बिहार की एकमात्र रामसर साइट जो कांवरताल, ठीक, कांवरताल जो झील है ये किस जिले में? बिहार का एकमात्र रामसर साइट जो कि कांवरताल झील है ये किस जिले में स्थित है? कटिहार, भागलपुर, बेगूसराय या वैशाली? तो इसका जो सही आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय। ठीक, ये कहां पर है? तो बेगूसराय में, कांवरताल झील बेगूसराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान का
भाग 3 किससे संबंधित है? काफी इजी सवाल, आप सब लोग इसको कर दोगे। तो भारतीय संविधान का बताना है भाग 3 किससे संबंधित है? नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ऑप्शन डी है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 से संबंधित है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 5 से संबंधित है। ठीक, तो इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के तहत सबसे पहले किस राज्य का विलय किया था? डलहौजी जो व्यापकगत सिद्धांत लाया था, व्यापकगत सिद्धांत जो कि डलहौजी से संबंधित है, इसके तहत सबसे पहले किस राज्य को विलय किया था? किस राज्य को? ऑप्शन ए है सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वाला हो जाएगा सतारा। ठीक, सबसे पहले सतारा, बहुत बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये सतारा को विलय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में 2024 तक बिहार में कुल कितने रामसर स्थल अधिसूचित है? बताना है वर्तमान में कुल अभी तक कुल कितने रामसर स्थल अधिसूचित है? ऑप्शन ए है 6, 2, 3 और 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ठीक, अभी तक कुल 6 रामसर स्थल अधिसूचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को माना जाता है? बताना है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को माना जाता है? ऑप्शन ए है कर्जन, रिपन, लिटन और मेओ। तो बताना है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपन। ठीक, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ की गई थी? बर्लिन, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को और लंदन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी को पता होगा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था? 1913 में किया था। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैकाले का मिनट 1835 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मैकाले का मिनट मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सेना सुधार, ऑप्शन बी है सती प्रथा का अंत, ऑप्शन सी है अंग्रेजी शिक्षा और ऑप्शन डी है रेलवे विकास। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैकाले से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये मैकाले जो था शिक्षा संबंधी नीतियां ये ला रहा था। ठीक, शिक्षा संबंधी नीतियां मैकाले से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा। मैकाले का मिनट 1835 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से। किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो साइलेंट वैली शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो साइलेंट वैली बताना है, साइलेंट वैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक, केरल में साइलेंट वैली है। कहां पर है? तो केरल में साइलेंट वैली है। शांत घाटी जिसे कहा जाता है, शांत घाटी कहां पर है? तो केरल में है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि आपका दोस्तों का भी कुछ भला हो जाए। वैसे तो आप चाहते नहीं हो कि आपका दोस्त का भला हो, ठीक, लेकिन भला कर दो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? सुभाष चंद्र बोस ने बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आपको पता ही होगा ये सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर, कांग्रेस में जब अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था तो उससे अलग होकर क्या किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। तो ये कब किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1939। ठीक, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? बताना है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन ए है कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन बी है लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी है कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन डी है बेलगाम अधिवेशन 1924। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित किया गया था ये लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक, लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था ये उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो भारतीय संविधान के जो दस्तावेज है उसको किन के द्वारा हाथ से लिखा गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। ठीक, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने क्या किया था? तो भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को अपने हाथ से लिखा था। ठीक, चलिए बताना है 15 नंबर सवाल। भारत में कथक शास्त्रीय नृत्य एक शास्त्रज्ञ है, यानी कि कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित इसमें से कौन है, यानी कि कौन व्यक्ति हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सोनल मानेसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन डी है
उदय शंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू बिरजू महाराज। ठीक, तो एक ऐसा मतलब ट्रिक होता है कि महाराज महाराज अगर जितने भी महाराज लगा हुआ नाम रहेगा तो वो सभी किससे संबंधित रहेंगे, तो कथक से रहेंगे। ठीक, वो सभी कथक से संबंधित रहेंगे, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है ताकि क्वेश्चन कैसे, क्योंकि देखो भाई इतना इतना सारा क्वेश्चन है जीके जीएस, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि ये प्रशांत महासागर है। ठीक, जो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जीके जीएस वही है, इसका कोई अंत ही नहीं है भाई। कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, तुम पढ़े रहोगे लेकिन क्वेश्चन ऐसे घूम जाएगा कि आपको पता ही नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि दिमाग को भी एक्टिव रखना होता है, दिमाग लगाना होता है, तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्या बताना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो माई पैसेज पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखा गया किताब है, बताना है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ऑप्शन ए है मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मार्गन फार्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, ऑप्शन डी है इस्माइल मर्चेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट। ठीक, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो इस्माइल मर्चेंट द्वारा। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। ठीक, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार, जेट इंजन का आविष्कार बताना है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन ए है रोजन बेकर, ऑप्शन बी है सर फ्रैंक व्हीटल, ऑप्शन सी है जेम्स वाट, और ऑप्शन डी है लुइस एंडरसन वाटरमैन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सर फ्रैंक व्हीटल। ठीक, जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था, सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। ठीक, यह एक सामाजिक मीडिया नेटवर्क है जो कि सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो क्या वह ट्विटर है, फेसबुक है, बीबो है, या फिर क्योरा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्योरा। ठीक, ये क्योरा जो है ये सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, बाकी सभी ये सूचीबद्ध कंपनी है। ठीक, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योरा। ठीक, क्योरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, तो केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, क्या डॉलर है, पौंड है, रियाल है या यूरो है। तो फिनलैंड का शासकीय मुद्रा यूरो है, ये चीज ध्यान रखना है। फिनलैंड का शासकीय मुद्रा क्या है, यूरो है। फिनलैंड का शासकीय मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करती है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा खींचा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा है, मैकमोहन रेखा, मैडिसन लाइन, रेड क्लिफ या डूरंड। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये रेड क्लिफ। ठीक, रेड क्लिफ कहाँ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन भारत और चीन, मैकमोहन भारत और चीन, मैकमोहन भारत और चीन। डूरंड भारत और अफगानिस्तान, डूरंड भारत और अफगानिस्तान। ठीक, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, मिनीसोटा, अटलांटा, लुइसियाना। तो इसमें से बताना है क्या, तो ये अमेरिका का राज्य नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अटलांटा। अटलांटा एक राजधानी है, यह अमेरिका का राज्य नहीं है। बाकी सभी राज्य है, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइसियाना, ये सभी अमेरिका के राज्य है, लेकिन अटलांटा जो है यह एक राजधानी है। ठीक, अटलांटा ध्यान रखना, ये राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर सवाल, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे न्यूनतम होता है, बताना है। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन ए है शुक्र, मंगल, शनि, पृथ्वी। तो सबसे जो न्यूनतम घनत्व होता है ये शनि का होता है। ठीक, सबसे न्यूनतम घनत्व शनि का होता है, और सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, तो पृथ्वी का होता है। सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। ऑप्शन ए है लोकटक, सांभर, देवर या चिल्का। तो इनमें से सबसे मीठे पानी का जो झील है वो हो जाएगा लोकटक झील। लोकटक झील बताना है। लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक, और यहाँ पर एक तैरता हुआ क्या है,
पार्क है, तैरता हुआ पार्क, जैसे कि कैबुल लामजाओ पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कैबुल लामजाओ, ये कहाँ पर है तो लोकटक झील में है। ठीक, लोकटक झील में। सांभर झील भारत का सबसे लवणीय झील है, सांभर झील भारत का सबसे लवणीय झील है। ठीक, और चिल्का झील भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, चिल्का झील भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन है? क्या यूरोप है, उत्तर अमेरिका है, अफ्रीका है या एशिया है? तो सर्वाधिक देशों वाला जो महाद्वीप है ये हम लोगों का महाद्वीप है एशिया। जिस देश में हम लोग जिस द्वीप में हम लोगों का देश भारत पड़ता है वही महाद्वीप में क्या है कि सबसे अधिक देश है। ठीक, सबसे अधिक देश यहीं पर है, और सबसे बड़ा द्वीप भी एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, बताना है। एक सीधा धारावाही चालक, क्या है? एक सीधा धारावाही चालक, एक चालक के समवृत्त, बताना है एक चालक के समवृत्त वृत्तीय पास के अनुदिश रखा गया, क्या है? तो एक धारावाही चालक एक चालक के समवृत्त वृत्तीय पास का अनुदिश रखा है, तो सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर क्या होता है? तो सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए है पास में प्रेरित धारा शून्य होगी, ऑप्शन बी है पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित होगी, ऑप्शन सी है पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी, ऑप्शन डी है पास में प्रेरित धारा ऋणात्मक होगी। तो ऐसा करने से क्या होता है कि पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगा। क्या होता है कि पास में प्रेरित धारा जो होगा ये अपरिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित नहीं होगा यानी कि परिवर्तित होगा। ठीक, यानी क्या होगा कि परिवर्तित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है? परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए है यह वायुयानों पर लगा होता है, ऑप्शन बी है किसी वस्तुओं द्वारा बनाए हुए कोनों को मापने का काम आता है, ऑप्शन सी है पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है, ऑप्शन डी है आकाशीय पिंडों की ऊंचाई मापने का काम आता है। तो पारदर्शी यंत्र जाहिर से बात है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम के तरफ देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। तो ये पनडुब्बियों में, ठीक, कहाँ पर? तो पनडुब्बियों में बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक, पनडुब्बियों में बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है पारदर्शी यंत्र का। ठीक, पारदर्शी यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पनडुब्बियों से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे कण किन किन रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण किन किन रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं? ऑप्शन ए है बैंगनी, आसमानी, लाल, नारंगी, ऑप्शन बी है लाल, नारंगी, हरे, पीले, ऑप्शन सी है लाल, नारंगी, बैंगनी, आसमानी, ऑप्शन डी है बैंगनी, आसमानी, हरे, पीले। तो इसका मैं आंसर बता दूं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बैंगनी, आसमानी और लाल, नारंगी। इसको ऐसे समझना है, जो छोटा कण होता है, ठीक, ध्यान रखना है, छोटा कण क्या होता है कि बैंगनी और आसमानी, ठीक, छोटा कण बैंगनी और आसमानी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, छोटा कण बैंगनी और आसमानी का सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है, जबकि बड़ा कण क्या है? बड़ा कण जो होता है ये लाल और नारंगी, बड़ा कण लाल और नारंगी रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है। तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। छोटे कण क्या करता है? बैंगनी और आसमानी का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है, और बड़े कण लाल और नारंगी का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, बजट 2025-26 में बीमा सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? बताना है कि 2025-26 में बीमा सेक्टर, क्या? तो बीमा सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि विदेश में निवेश किए गए राशि को सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 80%, 85%, 90% या 100%। तो इसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। ठीक, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 74 पहले था, अब 100% कर दिया गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो यूनेस्को संगठन द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी को पता हो गरबा नृत्य, बहुत इजी सवाल है। गरबा नृत्य जो है ये गुजरात से है। गरबा नृत्य गुजरात, गरबा नृत्य कहाँ पर होता है? तो ये गुजरात में होता है। कब होता है? तो ये दशहरा के टाइम पर होता है। ठीक, नवरात्रि के टाइम पर गरबा नृत्य होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व गायिका के एस चित्रा और संगीतकार उत्तम सिंह को कौन सा पुरस्कार
के लिए चुना गया है? बताना है पार्श्व गायिका के.एस. चित्रा और संगीतकार उत्तम सिंह को कौन सा पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, ऑप्शन बी है तानसेन सम्मान, ऑप्शन सी है ग्रैमी अवार्ड और ऑप्शन डी है ऑस्कर अवार्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड के लिए इनको चुना गया है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे क्यूज को देखते हैं तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को करेंट अफेयर भी इसमें क्या है कि रहता है, करेंट अफेयर का भी आप लोग का रिवीजन होगा। अभी जितने भी 2025 से अभी तक जितने करेंट अफेयर है तो उसमें उससे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को भी हम इस वीडियो में रखते हैं। ठीक, चलिए करेंट अफेयर भी आप लोग का सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? बताना है 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है 1975, 1977, 1980 या 1969। तो जो 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम है ये 1975 में प्रारंभ किया गया था। कब? तो 1975 में प्रारंभ किया गया था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया था। कब? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? बताना है निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है 1956, 1875, 1992 या 1986। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो किया गया था ये 1875 में किया गया था। कब किया गया था? 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कार्यकारी राजधानी के रूप में नई राजधानी किसे चुना गया है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कार्यकारी राजधानी के रूप में नई राजधानी किसे चुना गया? ऑप्शन ए है हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अमरावती या कुर्नूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक, विशाखापट्टनम को क्या किया गया है? तो आंध्र प्रदेश का कार्यकारी राजधानी के रूप में चुना गया है। ठीक, विशाखापट्टनम ध्यान रखना, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी, यानी कि इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इंडियन स्ट्रगल बताना है सुभाष चंद्र बोस होगा या पटाभी सीतारामैया होगा या जवाहरलाल नेहरू या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए है स्थगन द्वारा, ऑप्शन बी है सत्रवासान द्वारा, ऑप्शन बी है विघटन द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी द्वारा। तो लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17वां द्वारा। ठीक, 17वां द्वारा। ठीक, तो लोकसभा की बैठक बोलेगा कि समाप्त कैसे किया जा सकता है? तो 17वां द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है 38 नंबर सवाल है भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? ऑप्शन ए है महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत के जो संचित निधि है इसमें धन निर्गत यानी कि धन निकालने का पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी का नहीं, यानी कि इन सभी का नियंत्रण नहीं रहता है। यह एक संसदीय क्या है कि प्रक्रिया है। ठीक, संचित निधि से धन का निर्गत करना क्या है? तो ये एक संसदीय प्रक्रिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है 39 नंबर सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आप सभी को पता ही होगा 110। हाँ चला गया, यहीं पर है, जाओगे कहाँ? 39 नंबर सवाल क्या है? तो संविधान सभा में धन विधेयक, हाँ धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो 110। ठीक, आप सबका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर सवाल महरौली लौह स्तंभ में चंद्र, महरौली कहाँ पर? तो महरौली लौह स्तंभ जो है इसमें चंद्र का तात्पर्य सामान्यतः किस शासक से लिया जाता है? चंद्र का जो तात्पर्य है ये किस शासक से लिया जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, जो लौह स्तंभ में चंद्र है उसका तात्पर्य है चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से, ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ
और भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया? भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया? ऑप्शन ए है क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी है वेवेल योजना, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी है माउंट बेटन योजना। काफी इजी सवाल आप सभी ने कर दिए होंगे। कैबिनेट मिशन, ठीक, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया है? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया? जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उनके सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? ऑप्शन ए है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, ऑप्शन बी है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, ऑप्शन सी है सम्राट ने के मनोनयन के आधार पर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। ठीक, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर क्या किया गया था? तो संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष नहीं मानना है, अप्रत्यक्ष। ठीक, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर क्या चुना गया था? संविधान सभा के सदस्य चुना गया था। ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए है मणिपुर शिलांग। अच्छा, ये तो काफी इजी सवाल है, आप सभी को अगर राजधानी याद है तो ये इजी हो जाएगा। ठीक, तो मणिपुर की राजधानी शिलोंग है क्या? अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है क्या? मेघालय का कोहिमा है या नागालैंड का इम्फाल है? तो इसका जो सही आंसर है, क्या बताना है कि कौन सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित कौन लग रहा है? तो बी, ठीक, अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी है ईटानगर। बाकी सभी गलत है भाई। मणिपुर का क्या होता है? इम्फाल होता है। मणिपुर का इम्फाल होता है। मेघालय का शिलांग होता है। मेघालय का शिलांग होता है। नागालैंड का कहाँ होता है? कोहिमा होता है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर जो सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 44 नंबर सवाल है, पालघाट दारा जो है निम्नलिखित में से किस किस के मध्य स्थित है? पालघाट दारा, पालघाट दारा बताना है निम्नलिखित में से किस किस के मध्य स्थित है? ये पहाड़ियां है नीलगिरी और अन्नामलाई, ऑप्शन बी है विंध्याचल और सतपुड़ा, ऑप्शन सी है अरावली और विंध्याचल, ऑप्शन डी है उत्तर सरकार और पूर्वी घाट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई। जो पालघाट दर्रा है ये कहाँ पर है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई। आप सभी को पता होगा, जो दर्रा होता है दो पहाड़ों के बीच की रास्ता ही होता है। दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच की एक रास्ता होता है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच के रास्ता को क्या कहते हैं? पालघाट दर्रा। ठीक, पालघाट दर्रा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? ऑप्शन ए है चालन, संवहन, विकिरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा संचरण का वह विधि बताना है जिसमें कि माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होता है चालन। ठीक, इसका सही आंसर क्या होता है? चालन होता है। तो जो लोहा गर्म होता है, तो देखे होंगे लोहा गर्म जो होता है ये चालन विधि से ही गर्म होता है। ठीक, लोहा गर्म कैसे होता है? तो इसमें ऊर्जा क्या होता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक, इसमें कण क्या होता है कि गति नहीं करते हैं। ठीक, ये इसमें कण गति नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। तो बताना है कि लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक का सूचक है जो कि अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। ये क्या करता है कि अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर क्या करता है कि अलग रंग उत्पन्न करता है। तो इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाया जाए तो यह परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। जब जो लाल पत्ता गोभी है इसको क्या करेंगे कि क्षारीय विलयन में मिलाएंगे। देखो कैसे क्वेश्चन को घुमा रहा है। बातवा तो सिर्फ वही छोटा सा बात है कि जब लाल लिटमस पत्र को क्षार में डुबाया जाता है तो क्या होता है, और जब लाल लिटमस पत्र को अम्ल में डुबाया जाता है तो क्या होता है। तो बतिया वही है, लेकिन यहाँ पर पत्ता गोभी के बात कर दिया है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नीला। ठीक, नीला या हरा। तो जो होगा लाल को जब हम क्षारीय विलयन में डालेंगे तो क्या होता है? तो नीला बनता है। ठीक, लाल नीला बनता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है क्या होता है जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है? 47 नंबर सवाल है, क्या होता है जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान गति से क्या करता है कि गति करता है? ऑप्शन ए है उसका वेग समान होता है, ऑप्शन बी है उसका त्वरण एक समान होता है, ऑप्शन सी है उसका वेग में परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी है उसकी चाल परिवर्तनीय होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसकी चाल परिवर्तनीय होता है। ठीक, तो बाकी सभी क्या होता है कि उसका वेग एक समान रहता है, उसका त्वरण एक समान रहता है, उसका जो वेग परिवर्तनीय बोल रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है, थोड़ा सा
पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति, ठीक, वृत्तीय गति पर एक समान चाल से गति कर रहा है तो क्या होता है, तो इसकी चाल में क्या होता है कि परिवर्तन होता है। ठीक, चाल में क्या होता है कि परिवर्तन होता है, चाल में इसका परिवर्तन होता है, चाल में इसका परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का कार्य क्या है। ओजोन परत का कार्य क्या है। ऑप्शन ए है सूर्य की हानिप्रद और रक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ऑप्शन ए है विकिरण को पृथ्वी से पलायन करने से रोकती है, इस प्रकार से उष्ण रखती है। ऑप्शन ए है यह वर्षा के लिए आवश्यक होती है। यह सूर्य की हानिप्रद परावैंगनी किरणों को फिल्टर करती है। तो इसका सबसे उचित सवाल आंसर हो जाएगा सूर्य के हानिप्रद यानी कि अवरक्त किरणों को क्या करता है कि पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। ठीक, ये क्या करता है कि पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20-21 जनवरी 2025 को 20-21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों को सम्मेलन का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है, बताना है। 20-21 जनवरी 2025 को जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, जो कि 85वां सत्र था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है पटना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ठीक, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो गुवाहाटी में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। भारत का 97वां बाघ अभ्यारण्य रातापानी किस राज्य में स्थित है। भारत का 97वां जो बाघ अभ्यारण्य है जिसका नाम रातापानी है, रातापानी, ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, रातापानी जो बाघ अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश में है। रातापानी बाघ अभ्यारण्य कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, किस राज्य सरकार के द्वारा नोदी बंधन जिसे कि नदी बंधन योजना भी कहा जाता है, शुरू किया गया है। ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो जो नदी बंधन योजना है ये पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा शुरू किया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा। ठीक, थोड़ा जल्दी हम लोग करते हैं क्योंकि काफी समय लग गया 85 क्वेश्चन करने में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, गंगा, गोदावरी, ताप्ती या महानदी। तो ठीक, तो जो नदी अरब सागर में गिरती है, आप सभी को पता होगा दक्षिणी जो नदियां हैं इधर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इधर अरब सागर में गिरती है। तो जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो डेल्टा बनाती है और जो अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा नहीं बनाती है, वो एस्टुरी बनाती है। ठीक, एस्टुरी यानी कि ज्वारनद मुख बनाती है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। जो ताप्ती नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी ये सभी गंगा जो है ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, गोदावरी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, महानदी भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ताप्ती जो है ये अरब सागर में गिरती है, तो ये क्या कर देगी, डेल्टा नहीं बनाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा क्या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक, जोजिला दर्रा लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु स्थित है। भारत के दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु, दक्षिण पठार का बताना है सबसे उच्चतम बिंदु, सह्याद्री में, इलायची पहाड़िया में, नीलगिरी में, अन्नामलाई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नामलाई में। ठीक, अन्नामलाई के जो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अनाईमुड़ी जो कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नामलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन है। ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है एनएसओ, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनएसओ। ठीक, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, एनएसओ। ठीक, एनएसओ। तो इसका सीएसओ और एसएसओ का विलय करके एनएसओ बनाया गया है, जो कि भारत क्या करता है कि राष्ट्रीय आय का अनुमापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है विश्व बैंक का उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ऑप्शन डी है भारत सहायता क्लब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि आईडीए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या 18 फरवरी? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए है जेम्स आउटरम, ऑप्शन बी है डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन सी है सर जॉन लॉरेंस और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो जो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था वो थे जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। ठीक, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। कौन? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा, यानी कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे? कौन है इसमें से जो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ क्यों था? तो ये बंगाल विभाजन, जो करजन के काल में बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के विरोध में क्या किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था, जिसमें कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो ये मुसलमानों पर अप्रभावित रहा था। ठीक, तो मुसलमान ने इस क्या किया था कि इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर सवाल। क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? क्राइस्ट चर्च जिसे कि पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, यह किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है ईटानगर, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है कोहिमा, ऑप्शन डी है आइजोल। ठीक, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा गुवाहाटी। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। क्राइस्ट चर्च जिसे कि पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, ये कहाँ पर है? तो गुवाहाटी में है। ठीक, क्राइस्ट चर्च कहाँ पर है? तो गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ पर है? तो असम राज्य में है। ठीक, असम में है गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? बताना है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है ये किसको समर्पित है? ऑप्शन ए है इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी है उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन सी है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी है सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। इसका सही आंसर हो जाएगा सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। ठीक, तो 9वां मंडल किससे संबंधित है? तो सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो भारतीय प्रस्तावना में जो शब्द लिखा हुआ है उसका क्रम बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने इसको वीडियो को रोककर आप लोग कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो सबसे पहले सार्वभौम, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, तो इस क्रम में लिखे गए हैं। ठीक, सार्वभौम, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। फिर से बोलो, सार्वभौम, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्रम को आप लोग ध्यान रखिएगा। सार्वभौम, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो संयुक्त अधिवेशन से संबंधित चीज है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो क्या भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन बी है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाता है? या ऑप्शन नेक्स्ट है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या 4 नंबर है कि एक ऐसे सामान्य विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर कि दोनों सदनों में मतभेद हो। तो भाई संयुक्त अधिवेशन होता है इसलिए है कि जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाएगा। ठीक, एक सदन मान रही है, एक सदन नहीं मान रही है, तो उसी के उपलक्ष्य में क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन का आयोजन होता है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन जो है ये 108 अनुच्छेद 108 में है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। तो इसमें कूट दिया हुआ है, तो कहां पर है? तो केवल 4। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 64 नंबर सवाल, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। बताना है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना कहाँ अधिक रहती है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन सी है 50 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन बी है
23 डिग्री अक्षांश के पास, और ऑप्शन सी है 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो बताना है कि पृथ्वी पर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर कि मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये जो होता है कि 23 डिग्री जो अक्षांश है उसके आसपास क्या होता है कि मरुभूमि होने की संभावना क्या होता है कि ज्यादा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है पुनर्वितरण की वजह से ओजोन छिद्र बंद हो जाएंगे, त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे, धरती का तापमान बढ़ेगा, सतह ओजोन की मात्रा बढ़ेगी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा त्वचा का कैंसर, क्योंकि जो पराबैंगनी किरण जिसे कि औरक्त किरण कहा जाता है जो आता है सूर्य के किरण से, तो वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगा तो उससे क्या होगा कि त्वचा का कैंसर होगा। तो ओजोन परत को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को मैं बता देता हूं डायरेक्ट, वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी, ये सभी मिश्रण है। ठीक, ये सभी क्या है तो मिश्रण है, ये सभी क्या है तो मिश्रण है। वायु, दूध, साबुन, झाग, मृदा, समुद्र का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं। बताना है इनमें से किस यौगिक में आयन आयन मतलब समझ लो पा रहे होंगे धन आयन और ऋण आयन, तो ये नहीं पाया जाता है। तो वो कौन सा यौगिक है तो वो है CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन पर कोई भी आयन नहीं पाया जाता है। ठीक है, मीथेन पर कोई भी आयन नहीं पाया जाता है, तो यह आयन विहीन होता है, मीथेन आयन विहीन होता है। अब बताना है इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब कि घटते क्रम। तो पहले अभिक्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी के आधार पर घटते क्रम बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर मैं बता दूं तो सबसे इसमें अधिक, तो इसमें सभी में ऑप्शन में यही है AL, CU, CA और HG। तो इस हिसाब से इसमें देखा जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील जो है कैल्शियम है। ठीक, सबसे अधिक क्रियाशील कैल्शियम है, उसके बाद है एल्यूमिनियम। ठीक, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद है कॉपर। ठीक, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद जो है पारा है। ठीक, तो देख लो ये क्रम कहाँ पर है, CU से स्टार्ट हुआ है, नहीं CA इसमें एक ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये CA, AL, CU और HG। ठीक, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा इसमें कैल्शियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, कॉपर, उसके बाद पारा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा C। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक राज्य है। सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक ऊन उत्पादक राज्य कौन है तो राजस्थान। ठीक, राजस्थान में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी कि सार्क के महासचिव 11 से 15 मई 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, वह कौन थे। तो सार्क के महासचिव जो कि 11 से 15 मई 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, तो उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए है मोहम्मद गुलाम सरवर, ऑप्शन बी है डॉक्टर काओ किम होर्न, ऑप्शन सी है अहमद नासर अल रायसी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गुलाम सरवर। ठीक, तो जो सार्क के महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर है, ये 11 से 15 मई 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून से 3 जुलाई 2024 तक बेहदी खल्लम महोत्सव। अभी आप लोग देखा होगा कि ये यहाँ पर 2024 का भी करेंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भाई देखो हाल ही में क्या हुआ था कि SI का एग्जाम हुआ था, तो उसमें 2021 तक के करंट अफेयर पूछे गए थे। तो ज्यादा से ज्यादा 2024 तक बिहार एग्जाम में हम देख रहे हैं कि 2-3 साल पहले तक का करंट अफेयर पूछ रहा है। ठीक, तो जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उसको देखना है। ठीक, बाकी अभी 1 साल का काफी होता है, क्योंकि देखो भाई करेंट अफेयर जो है ना ये माथा का दर्द सभी एस्पिरेंट के लिए, एस्पिरेंट बोला जाता है ना, हाँ सभी के लिए क्या होता है कि ये
माथा का दर्द होता है, ठीक। तो इसको कितना भी पढ़ लो, ये क्या होता है कि छूटा ही रहता है। तो जितना हो सके पढ़ो भाई, जितना कवर कर सकेंगे हम अपनी क्षमता के अनुसार उतना कवर करेंगे। तो बताना है क्या, 30 जून से 3 जुलाई 2024 तक बेहदी नखलम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है असम, मेघालय, दिल्ली या पटना। तो इसका जो सही आंसर है मेघालय में। सही आंसर क्या है? तो मेघालय। 30 जून से 3 जुलाई 2024 तक बेहदी नखलम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह मेघालय में, ठीक, मेघालय में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये विनियम दर निर्धारित होती है। भारतीय रुपए की विनियम दर निर्धारित होती है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर के संबंध में। ऑप्शन बी है ब्रिटिश पाउंड के संबंध में। ऑप्शन सी है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। तो ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, ठीक। तो भारतीय रुपए का विनियम दर निर्धारित कैसा होता है? तो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए है मुद्रा की मात्रा। ऑप्शन बी है मूल स्थिरता। ऑप्शन सी है बचत दर और ऑप्शन डी है संसाधन का उपयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा की मात्रा। तो निम्नलिखित में से मुद्रा की मात्रा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है कौन? तो मुद्रा की मात्रा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 252। तो जो मंत्रिमंडल का प्रयोग है ये अनुच्छेद 352 में हुआ है, ठीक, जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ठीक। तो मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में हुआ है, ठीक। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है, बताना है। हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनका नाम क्या है? बृहद, लघु, शिवालिक। लो आंसर मिल गया। तो सबसे पहले लघु है, बृहद है, उसके बाद लघु है, उसके बाद शिवालिक है। तो यही आंसर हो जाएगा बृहद, लघु, हिमालय। सबसे उत्तरी है बृहद, बीच में है लघु, सबसे लास्ट में है शिवालिक, ठीक। सबसे लास्ट में दक्षिणी, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग क्या हो जाएगा? तो शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट ने ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को हाल ही में मंजूरी दी है? बताना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट ने ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को हाल ही में मंजूरी दी है? ऑप्शन है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1956, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1946, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1935, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो ट्रेड यूनियन का मान्यता देने के लिए हाल ही में संशोधन किया है, इसमें ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को मंजूरी दिया है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को क्या किया है कि मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? निम्न में से कौन सूर्य की परिक्रमा, तो इन जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें सबसे कम समय कौन लेता है सूर्य की परिक्रमा में? तो देख लो इसमें कि कौन सूर्य के नजदीक में है। सूर्य के नजदीक में कौन है? तो इसमें सबसे नजदीक में कौन है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या करेगा कि सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय लेगा इन सभी ग्रहों के मुकाबले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला लिखा गया था, ये किसके द्वारा लिखा गया था? काजी नजरुल इस्लाम द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, शेख मुजीबुर रहमान द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? चमेरा बांध,
कोयना बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। तो यहाँ पर एक चीज समझना है, टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर है। जो भागीरथी नदी है यह भागीरथी और अलकनंदा, आप सभी को पता होगा, भागीरथी और अलकनंदा नदी ही आगे चलकर क्या बनते हैं, तो गंगा नदी बनता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने के बाद क्या बनता है कि गंगा नदी वहां से नाम पड़ जाता है। ठीक, तो ऐसे इसको समझना है कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। अगर गंगा भी बोल दे तो गंगा भी मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? निम्न में से कौन खरीफ फसल है? जौ, चना, चावल, गेहूं। तो जो खरीफ फसल है तो ये है चावल। ठीक, चावल जो है खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो होता है ये बरसात में इसकी बुआई होती है। ठीक, कपास हो गया, चावल हो गया, ये सभी खरीफ फसल है। मक्का भी खरीफ फसल है। ठीक, बाकी सभी जौ, चना, गेहूं ये सभी रबी फसल है। जौ, चना, गेहूं रबी फसल है। जो अभी लगे हुए हैं, जो अभी गांव से होंगे वो समझ पा रहे होंगे, अभी जो गेहूं, जौ, चना ये सभी तिलहन लगा हुआ है, ये सभी रबी फसल है। तो गांव के बच्चे इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रबी फसल और खरीफ फसल को, उनको कभी दिक्कत नहीं होता होगा रबी फसल और खरीफ फसल पहचानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कनिष्क कुषाण वंश का कितने नंबर का राजा था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय। ठीक, कनिष्क जो था ये तृतीय कुषाण वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट। लिग्नाइट का प्राय कहा जाता है, लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? ब्राउन कोल, कोक कोयला, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस? तो लिग्नाइट बताना है। लिग्नाइट को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राउन कोल। ठीक, इसको ब्राउन कोल यानी कि भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट, जो कि सबसे बेकार कोयला होता है। ठीक, सबसे बेकार कोयला होता है। सबसे अच्छे प्रकार का कोयला पूछे तो हो जाएगा एंथ्रासाइट। ठीक, एंथ्रासाइट सबसे अच्छे किस्म का कोयला है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, सबसे बेकार क्या होता है? लिग्नाइट, सबसे बेकार लिग्नाइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखान। बरखान स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? बरखान स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? बहता हुआ जल, पवन, हिमनद, समुद्री लहरें? तो बरखान जो होता है ये मरुस्थल में, मरुस्थली जो क्षेत्र होता है वहां पर जो बालू होता है उसका टीला बन जाता है। ठीक, उसी को बरखान कहा जाता है। तो बरखान कैसे बनेगा? जाहिर सी बात है पवन द्वारा बनेगा। ठीक, बरखान कैसे बनेगा? पवन द्वारा बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र, कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो बताना है कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों के लिए पढ़ाई में शामिल करने की योजना है। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी है मुंबई, खड़गपुर या दिल्ली। तो आईआईटी खड़गपुर संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2O और जल। ठीक, H2O। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होता है? तो अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार का जब अभिक्रिया कराया जाता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसके फलस्वरूप क्या बनता है? लवण यानी कि नमक बनता है, और क्या बनता है कि जल बनता है। ठीक, तो इसमें H2 हो जाएगा जल, और लवण यानी कि NaCl जिसे नमक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस युद्ध के बाद बुद्ध धर्म अपना लिया था? अशोक किस धर्म के बाद क्या किया था कि बौद्ध धर्म अपना लिया था? किस युद्ध के बाद? कुरुक्षेत्र, कलिंग युद्ध, मगध युद्ध या हल्दीघाटी युद्ध? तो आप सभी को पता होगा, बहुत इजी सवाल है, कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो ये 261 में हुआ था। ठीक, कलिंग युद्ध 261 में लड़ा गया था अशोक द्वारा। इसी के बाद उसमें इतने सैनिक मारे गए, इतने रक्तपात हुए, जिसके वजह से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वह युद्ध वगैरह पूरा त्याग दिया और क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिए। ठीक, कलिंग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी कि पदेन सभापति भी उसको कहा जाता है, ये उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। तो अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। ठीक, अनुच्छेद 17 में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए है हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? तो अरावली है। यह भारत की नहीं, विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली हो जाएगा। विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, ठीक। और इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, मैडम क्यूरी। तो पेनिसिलिन जो है ये विश्व में सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक था। पेनिसिलिन क्या था? तो यह विश्व का सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक था। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया था? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया था? ऑप्शन ए है कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, हरिहर द्वितीय, विरूपाक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम, ठीक। देवराय प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य के तुंगभद्रा नदी पर क्या बनाया था? तो एक विशाल बांध बनवाया था, ठीक। किस पर? तो तुंगभद्रा नदी पर। कौन बनाया था? तो देवराय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? प्राचीन भारत में श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए है धार्मिक समूह, ऑप्शन बी है व्यापारियों या शिल्पकारों का संघ, ऑप्शन सी है सैन्य टुकड़ी, और ऑप्शन डी है कृषि कर का एक प्रकार। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों या शिल्पकारों का यह एक संघ था, ठीक। श्रेणी शब्द का प्रयोग व्यापारियों या शिल्पकारों का संघ के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बताना है कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी। इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंछी आयोग का संबंध किससे है? पुंछी आयोग का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार, केंद्र राज्य संबंध, चुनाव सुधार, पंचायती राज। तो पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल डमरू अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? कौन सी जल डमरू अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से सबसे निकट है? ऑप्शन ए जिब्राल्टर जल डमरू, बेरिंग जल डमरू, फ्लोरिडा जल डमरू, मलक्का जल डमरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू। बेरिंग जल डमरू क्या है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो 180 डिग्री देशांतरीय रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतरीय रेखा को क्या कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम। तो भारत में जो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है यह उत्तराखंड में है, ठीक। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ये जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला था? तो प्रकाश प्रकीर्णन का सिद्धांत किसने दिया था जिनको की नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है एस.एन. बोस, सी.वी. रमन, होमी जे भाभा, जगदीश चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी.वी. रमन, ठीक। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत कौन दिया था? तो सी.वी. रमन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट किसे कहते हैं? तो आरबीसी को लिम्फोसाइट कहा जाता है। कोशिकाओं का निर्माण किस शरीर के किस अंग में होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण किस शरीर में होता है? यानी कि आरबीसी का निर्माण किस शरीर में होता है? यकृत में, अस्थि मज्जा में, अग्नाशय में, या ब्रिक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में क्या होता है कि आरबीसी यानी कि लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है? ऑप्शन ए है अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर जो है यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है, ठीक। एक चीज ध्यान रखना, हीरा भी चमकता है तो वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के आधार पर, हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। और
कांच, टूटा हुआ कांच का चमकना भी क्या है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। और रेगिस्तान में मिर्ग मरीचिका का बनाना भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। और रोड पर आप देखते होंगे कि जैसे कि पानी जैसा कुछ दिखता है, ठीक। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है तो वह भी क्या है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो हम लोगों का यहीं पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब आप लोग को क्या करना है कि अपना स्कोर बताना है कि आप लोगों ने कितने सही किए। क्या बताना है, आप लोगों ने कितने सही किए। तो जैसा कि मैं देखूंगा कि आप लोगों का कैसा तैयारी है, ठीक। तो अगर आप लोग को और भी कुछ जानना है, पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करो, ठीक। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। और कल रिवीजन करके आना है, कल फिर मैं इसी टाइम में आऊंगा 7 बजे, ठीक।